अब एनपीपी 100 है बेटा, आप लोगों को पता है 10% लॉ लगता है, तो जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज मोर देन एनपीपी, ठीक। और वो क्या रिलीज कर रहा है बेटा, वो रिलीज करता है बहुत सारे मिनरल्स रिलीज करता है। सो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी सही है। ये आ गया 60 ग्राम, इससे ज्यादा ही है। फिर आ गया 120 ग्राम, इससे ज्यादा हो गया है ना, ग्राम, बायोमास की बात हो रही है ना, ग्राम। तो एनर्जी का जो पिरामिड बनाया है बेटा, आप देख रहे हो हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी घटती चली जा रही है, तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पता चल गया हमारा आंसर ए ही होगा। हेलो एवरीवन, सो बेटा वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द प्रचंड नीट सीरीज। आप सभी को जैसे कि पता ही है पहले से कि इस सीरीज में हम आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, और इस सीरीज में हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो बेटा आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए चैप्टर इकोसिस्टम। तो आज इकोसिस्टम चैप्टर के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर शादाब अली। तो बेटा शुरुआत करते हैं हम इकोसिस्टम चैप्टर से। लीजिए बेटा, ये रहा पहला सवाल आपके सामने। सो विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास? बायोमास कौन से इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा पाया जाता है? यानी प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, कहां बन रहा है सबसे ज्यादा, स्टोरेज की बात करें, कहां हो रही है सबसे ज्यादा स्टोरेज, तो बेटा कंपेयर करते हैं। हमको पता है, देखिए हमको आंसर पता है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा बायोमास होता है। हमको पता है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, है ना। अगर आप कंपेयर करेंगे फॉरेस्ट इकोसिस्टम को ग्रासलैंड इकोसिस्टम से, या पॉन्ड इकोसिस्टम से, या लेक इकोसिस्टम से, तो बेटा सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां देखने के लिए मिल रही है? वो देखने के लिए मिल रही है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में। सबसे ज्यादा बड़े बड़े प्लांट कहां देखने के लिए मिल रहे हैं? सबसे ज्यादा नंबर में प्लांट्स कहां देखने के लिए मिल रहे हैं? वो सब फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने के लिए मिल रहे हैं। तो इसी वजह से हमने बोला कि वो सिस्टम जिसके पास मैक्सिमम बायोमास है वो कौन सा इकोसिस्टम होगा? वो होगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय, बेटा टेंसले हैं जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था, है ना। टेंसले हैं जिन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये चैप्टर ज्यादा खतरनाक नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्टली जो बेटा स्टेटमेंट है एनसीईआरटी की लाइन है, वहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। बस आपने इस चैप्टर की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से गो थ्रू करी हो, कई बार आपने ये चैप्टर रीड करना है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। सो द टर्म इकोसिस्टम वाज कॉइंड बाय टेंसले, ए.जी. टेंसले, है ना। तो टेंसले ने टर्म इकोसिस्टम जो है बेटा वो बताया था, कॉइन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। सो देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रॉपलैंड इकोसिस्टम? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के अंदर बेटा क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा इनमें से? ये चार ऑप्शन है, चारों रीड करते हैं अच्छे से। पहला है एब्सेंस ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। नहीं बेटा, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होगा ऐसा नहीं है, क्रॉपलैंड है तो वहां सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म खत्म हो गए, नहीं। दूसरा लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये ठीक बात है बेटा, सही है, लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, क्योंकि हमको पता है कि बेटा अगर सरसों का खेत है तो सरसों ही तो लगाई है उसके अंदर, तो लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी है, मतलब उसके अंदर स्पीशीज, अगर हमने एक ही स्पीशीज के प्लांट लगाए हैं तो वही स्पीशीज वहां पाई जाएगी। क्रॉपलैंड की बात करें। तीसरा है एब्सेंस ऑफ वीड्स। बेटा ऐसा नहीं कि वीड्स 100% खत्म हो जाते हैं, होते हैं, है ना, खत्म भी किया जाता है, बट 100% खत्म नहीं होते। सो एब्सेंस ऑफ वीड्स भी नहीं होगा। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल सक्सेशन। नहीं बेटा, इकोलॉजिकल सक्सेशन भी नहीं होता क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में। हमारा परफेक्ट आंसर है लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक ना। लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी इज द परफेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। सो बेटा क्या कह रहा है, देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल्स इन अ बायोटिक कम्युनिटी इज नोन एज। डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल, और वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करिए, है ना। जैसे लार्ज ट्री आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, है ना। उसके बाद कैनोपाइड ट्रीज आ जाएंगे, थोड़े से और छोटे ट्री आ जाएंगे। तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखो ना, सबसे पहले हर्ब्स, श्रब्स, लार्ज ट्रीज, कैनोपी ट्रीज, है ना, फिर और बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे। तो उसमें आप क्या बोलते हैं बेटा, इस चीज को क्या बोलते हैं? हम इस चीज को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अलग अलग स्ट्रेटा पे अलग अलग हाइट के प्लांट्स का पाया जाना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रैटिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। An association of individuals of different species living in the same habitual and having functional interactions is, देखिए बेटा, इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट स्पीशीज की बात करिए। एक स्पीशीज के सारे इंडिविजुअल्स क्या कहलाते हैं? पॉपुलेशन।
और जब दो पॉपुलेशन या एक से ज्यादा पॉपुलेशन आपस में इंटरेक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी। तो हमको पता चल गया कम्युनिटी इसका आंसर है। ठीक है, सिंगल स्पीशीज के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक पॉपुलेशन बनाते हैं और डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जब आपस में कनेक्ट करती हैं बेटा, इंटरेक्शन शो करती हैं, उसको हम कम्युनिटी बोलते हैं। तो यस, आंसर हो जाएगा बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है ना, बायोटिक कम्युनिटी उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सो एन एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिचुअल एंड हैविंग फंक्शनल इंटरेक्शन इज बायोटिक कम्युनिटी। ठीक है ना, तो बायोटिक कम्युनिटी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इन एन इकोसिस्टम if the net primary productivity of first trophic level is 100 into 100x kilocalorie per meter square per year, यानी NPP कितना दे दिया बेटा इन्होंने, NPP दे दिया है 100। ठीक है, और कौन सा, किस चीज का दिया है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की बात करी है इन्होंने, तो हम इसको यहां लिख लेते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ये है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, NPP 100 है। सो What would be the GPP of the third trophic level of the same ecosystem? NPP क्या होगा बेटा, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ये है, सेकंड पर क्या होगा, थर्ड पर क्या होगा, ये चीज हमको देखनी है। अब NPP 100 है बेटा, आप लोगों को पता है 10% लॉ लगता है। GPP का जो बेटा 10% अगर आप देखोगे वो पहुंचता है नेक्स्ट जनरेशन में, है ना। GPP का 10% जो है वो NPP कहलाता है, यानी GPP कितना रहा होगा, ये GPP रहा होगा 1000। 100 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000। तो सेकंड लेवल पर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर NPP कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर NPP कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10। तो हमारा आंसर आएगा बेटा 10x, है ना, 10x आ जाएगा हमारा आंसर। तो यस, 10x कहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बाकी यहाँ कुछ नहीं दे रखा। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 10x, है ना, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, सो 10x हमारा सही आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह के सवाल आते हैं तो बेटा थोड़ा ट्रिकी आपको लगता है, बट उसको अप्लाई करना आपको आना चाहिए कि भी कैसे कॉन्सेप्ट अप्लाई करके आप आंसर उसका निकाल पाते हैं। तो इस तरीके से कैलकुलेट करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बेटा। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP। कितना आसान सवाल है बेटा, देखो GPP इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो R क्या होगा यहाँ पर, R क्या है बेटा, R यहाँ पर रेस्पिरेटरी लॉस है। हम सभी को पता है R क्या होता है, रेस्पिरेटरी लॉस होता है। कभी कभी इतने आसान सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इतने आसान सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, बट बच्चा यहाँ कंफ्यूज कर जाता है, रेस्पिरेटरी लॉस लिखेगा या फिर रेस्पिरेटरी कोशेंट लिखेगा, बच्चा इनमें कंफ्यूज हो जाता है। तो बेटा ये रेस्पिरेटरी लॉस है ना, रेस्पिरेटरी लॉस है ये। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस्ड पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर कुछ बन रहा है तो प्रोडक्टिविटी कहलाता है बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फोटोसिंथेसिस के थ्रू अगर कभी भी कोई चीज फॉर्म हो रही है, प्लांट फूड बना रहा है, तो हम उसको प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं बेसिकली। सो इसमें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, वो GPP से माइनस करेंगे तब NPP आएगा वो, है ना। तो हम टोटल प्राइमरी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, जितना भी प्राइमरी प्रोडक्शन हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस से जो भी बना है सारा नेट जो प्रोडक्शन हुआ है वो प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगा। ठीक है ना, प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाएगा। क्लियर है बेटा, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। इन द इक्वेशन GPP माइनस R इज इक्वल टू NPP, R रिप्रेजेंट्स। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, ये दोबारा पूछा गया है, ये दोबारा पूछा गया है सेम क्वेश्चन, है ना। तो इसका आंसर आपको पता ही है सभी को, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, रेस्पिरेटरी लॉसेस इज R, है ना। ये जो R है इसमें GPP माइनस R, ये R क्या है, रेस्पिरेटरी लॉस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा ये रहा अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। In relation to gross primary productivity and net primary productivity of an ecosystem, किसके रिलेशन की बात करें बेटा, GPP और NPP की बात कर रहे हैं इकोसिस्टम में। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट हमको बताना है। चारों स्टेटमेंट्स हम अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे, फिर आंसर अपना मार्क करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखिए, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये सही बोल रहा है, ये बोल रहा है कि GPP जो है हमेशा ज्यादा होता है NPP
से, है ना, इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सही बात है बेटा, बिल्कुल सही बात है। जीपीपी से जब हम आर माइनस करते हैं तभी जाकर तो एनपीपी आता है। तो जीपीपी ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज मोर देन एनपीपी। ठीक, पहला स्टेटमेंट हमको पता चल गया, आंसर हमारा पहला स्टेटमेंट हो सकता है, बट हम फिर भी आगे के स्टेटमेंट्स रीड करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आर वन एंड सेम। नहीं बेटा, इक्वल नहीं है, दोनों एक ही चीज नहीं है, अलग अलग चीजें हैं बहुत। ये हमारा रॉन्ग है बेटा, स्टेटमेंट फॉल्स है। सी क्या बोल रहा है बेटा, देखिए, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन जीपीपी एंड एनपीपी। ये भी गलत है बेटा, रिलेशन है दोनों में, बिल्कुल रिलेशन है। डी क्या कह रहा है, देखिए, जीबीपी इज ऑलवेज लेस देन प्राइमरी प्रोडक्ट नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये बोल रहा है जीपीपी लेस देन एनपीपी, लेस देन एनपीपी। नहीं भाई, ये गलत है। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट सही है हमारा, क्योंकि जीपीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये ऑलवेज मोर देन एनपीपी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, देखिए समझिए। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। In an ecosystem, the rate of production of organic matter during photosynthesis is termed as। photosynthesis से अगर जो भी चीज बन रही है, अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, है ना, रेट की बात कर रहे हैं, अब ये रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, रेट की बात कर रहे हैं। सो थोड़ी देर पहले जब मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था, थोड़ी देर पहले भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी लिखा हुआ था, प्राइमरी प्रोडक्शन भी लिखा था, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन भी लिखा हुआ था। मैंने तब आपको बोला नेट नहीं है, ग्रॉस वाला जो होता है ना प्राइमरी प्रोडक्शन, वो आंसर होता है। वही सेम चीज बेटा यहाँ अप्लाई हो रहा है, तो वही कॉन्सेप्ट वापस से पूछा गया है, उसी क्वेश्चन वाला सेम कॉन्सेप्ट वापस से पूछा गया है। सो इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या कहलाता है बेटा, प्राइमरी प्रोडक्शन है। और कौन सा प्राइमरी प्रोडक्शन, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। जितना भी चीजें बना है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, सारा का सारा, अभी रेस्पिरेशन माइनस नहीं कर रहे हम, तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इज डी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जो भी मटेरियल बना है फोटोसिंथेसिस से, जितना भी फूड बना है, जितनी भी चीज प्रोड्यूस हुई है, वो सारा का सारा कहलाएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन या ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब इसमें से हम रेस्पिरेटरी लॉस माइनस करेंगे तब जाकर बनता है बेटा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, तब बनता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, देखिए, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा, बेसिकली प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो हमको पता है, जो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड का फॉर्मेशन करते हैं वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। अब उन प्लांट्स को खा जाते हैं कौन बेटा, कंज्यूमर्स खा जाते हैं, उन प्लांट्स को खा जाते हैं कंज्यूमर्स। फिर उसको खाने के बाद डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं उनको और छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करने के बाद फिर अदर टाइप्स के, वो कुछ अदर टाइप्स की चीजों का फॉर्मेशन करते हैं, है ना, जो कि उन्होंने खाया था, खाने से नहीं मिली, बट उन्हीं बायोमोलिक्यूल्स को यूज करके उन्होंने कुछ और चीजें बनानी शुरू कर दी। किसी एनिमल ने खाया तो वो एनिमल प्रोटीन बनाने लगा, खाया तो प्लांट से था, लेकिन उसने सिंथेसिस क्या किया बेटा, उन छोटे छोटे अमाइनो एसिड्स को यूज करके उसने क्या बना लिया, एनिमल प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लिया। सो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसे कहते हैं बेटा, जो कंज्यूमर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वाला फूड खा रहा है, उसको डाइजेस्ट करके ब्रेक डाउन करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर वही सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स वापस से जुड़कर कुछ अलग तरीके का कोई और बायोमॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है ना, तो वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर इसका सही आंसर होगा, जो कंज्यूमर है वही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये रहा बेटा अगला सवाल। सो आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। इसमें से हमको करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं बेटा। यहाँ 5 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, पांचों स्टेटमेंट्स को अच्छे से समझेंगे हम। पहला स्टेटमेंट है डेट्रीवोर्स परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन। यस बेटा, डेट्रीवोर्स क्या है, जो डेट्राइटस यानी डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना, तोड़ रहे हैं, फ्रेगमेंट में छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, यानी फ्रेगमेंटेशन कर दे रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। डेट्रीवोर्स जो है बेटा, डेट्रीवोर्स क्या है, वो परफॉर्म करते हैं फ्रेगमेंटेशन। जैसे कि अर्थवर्म है, अर्थवर्म किसी डेड लीफ को अगर खाता है तो उसको खाकर छोटे छोटे टुकड़ों में उसका ब्रेकडाउन कर देता है, फ्रेगमेंटेशन कर देता है। दूसरा है स्टेटमेंट बी, क्या कह रहा है, देखिए, द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन। यस, ह्यूमस को फाइनली और ज्यादा डिग्रेड किया जाता है मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू, उसमें से मिनरल्स अलग अलग किए जाते हैं, है ना। ह्यूमस बहुत स्लोली बेटा डिग्रेड होता है, फास्ट डिग्रेड नहीं होता, बहुत स्लोली डिग्रेड होता है। और वो क्या रिलीज कर रहा है बेटा, वो रिलीज करता है बहुत सारे मिनरल्स रिलीज करता है। सो ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी सही है।
ऑप्शन ये स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है देखिए, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल। यस, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो कि यहाँ रिलीज हो रहे थे, दे गो डाउन into the soil and get precipitated by a process called leaching। यस बेटा, ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रहे हैं लीचिंग की, इसी को लीचिंग कहा जाता है। डी स्टेटमेंट देखिए क्या बोल रहा है, द डेट्राइटस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नहीं बेटा, गलत है। डेट्राइटस फूड चेन हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है, ई स्टेटमेंट को देखिए, ई में क्या बोल रहा है वो, earthworms break down detritus into smaller particles by a process कॉल्ड कैटाबॉलिज्म। नहीं बेटा, उसको फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं, अभी आपको बताया था। अर्थवर्म अगर किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है तो बेटा हम उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। कैटाबॉलिज्म में एंजाइमेटिक प्रोसेसेस होती हैं, है ना, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो गया। तो हमारा स्टेटमेंट ए बी सी आर करेक्ट। तो ए बी सी कहां दे रखा है, यस, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ए बी सी ओनली, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। देखिए दो स्टेटमेंट हैं इसमें, दोनों स्टेटमेंट्स को पहचानना है, कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है वो हमको आइडेंटिफाई करना है। तो डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। ये बिल्कुल सही बात बता रहे हैं बेटा। डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक ये माइक्रोब्स जो है बेटा, ये माइक्रोब्स इस डेट्राइटस को ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है, स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है देखिए, डिकम्पोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ये गलत है बेटा, अगर लिग्निन और काइटिन उसमें पाया जाता है, डेट्राइटस के अंदर लिग्निन और काइटिन का अमाउंट ज्यादा है तो ये डिकम्पोजिशन का रेट बेटा फास्टर हो जाता है, ये स्लो हो जाता है। फास्टर नहीं होगा, फास्टर गलत लिखा हुआ है, स्लो हो जाता है। अगर शुगर कंटेंट ज्यादा है तो फास्टर होता है, अगर लिग्निन और काइटिन का अमाउंट ज्यादा हो गया तो बेटा प्रोसेस स्लो हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर टू इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट, नहीं फॉल्स है ये। स्टेटमेंट वन एंड टू बोथ आर इनकरेक्ट, गलत है ये। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, नहीं ये भी नहीं। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट यस, बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट यस। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी बेटा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। डेट्रिटिवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, देखिए फिर से आ गया यही सवाल। डेट्रिटिवोर्स क्या कर रहे हैं, जो डेट्राइटस है डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, उसका फ्रेगमेंटेशन कर दे रहे हैं, है ना, फ्रेगमेंटेशन करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको तोड़ दे रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सिंपल आंसर, डायरेक्टली सिंपल आंसर फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, The rate of decomposition is faster in the ecosystem due to the following factors except। एक्सेप्ट आ गया, ये हमको बहुत अच्छे से समझना होता है। अगर एक्सेप्ट है तो उसका मतलब तीन स्टेटमेंट सही है, कोई एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, यानी तीन ऑप्शन सही है बिल्कुल करेक्ट है, एक ऑप्शन रॉन्ग है। जो रॉन्ग है उसको हमको आइडेंटिफाई करना है, वही हमें आंसर मार्क करना है, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट बताना है किसके रिलेटिव में बेटा, डिकम्पोजिशन फास्टर कब होता है, वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट, इसमें फास्टर रहता है। वार्म और मॉइस्ट एनवायरमेंट मिलेगा तो बेटा डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, सही है। प्रेजेंस ऑफ एरोबिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी सही है, एरोबिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, डिकम्पोजिशन फास्टर हो जाएगा। डेट्राइटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन, गलत हो गया बेटा। डेट्राइटस जो है बेटा डेड ऑर्गेनिक मैटर जो है, और अगर लिग्निन और काइटिन में है उसमें अगर लिग्निन और काइटिन ज्यादा पाया जा रहा है तो उस कंडीशन में जो रेट है बेटा डिकम्पोजिशन का वो बहुत स्लो हो जाएगा। तो हमारा फॉल्स स्टेटमेंट ये हमको पता चल गया फॉल्स है। डी बोल रहा है डेट्राइटस इज रिच इन शुगर, ये सही है। शुगर अगर ज्यादा है डेट्राइटस के अंदर तो डिकम्पोजिशन फास्टर होगा। तो हमारे तीन सही है, ऑप्शन एक गलत है। जो गलत है वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा आंसर होगा। एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन में हमको यही देखना होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, डेट्राइटस रिचर इन लिग्निन एंड काइटिन। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो उसमें डिकम्पोजिशन का रेट बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है ये, Which one of the following processes during decomposition is correctly described, है ना, कौन सा प्रोसेस जो है बेटा डिकम्पोजिशन का करेक्टली डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ आपको चार प्रोसेसेस लिखी हुई हैं, वो आइडेंटिफाई करनी है कौन सी सही से डिस्क्राइब की गई है। लीचिंग क्या है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स राइज टू द टॉप लेयर्स ऑफ द सॉइल। नहीं भाई, वो क्या काम कर रहा है, लीचिंग में जो है वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो बेटा सेटल डाउन हो जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं और वो प्रेसिपिटेट साल्ट जो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। बी क्या बोल रहा है बेटा, फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवर्म। यस, ये सही बात है। फ्रेगमेंटेशन किसके थ्रू कराया जा रहा है, डेट्रिटिवोर्स के थ्रू, है ना, डेट्रिवोर्स के थ्रू, जैसे कि अर्थवर्म छोटे छोटे फ्रेगमेंट में तोड़ देता है डेट्राइटस को, ये सही है। सी क्या बोल रहा है बेटा, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड
blood substance is humus which undergoes microbial action at very fast rate। बेटा स्लो रेट पे जाता है इसलिए ये गलत हो गया। अगर ये स्लो रेट लिखते तो ये सही हो जाता, बट इन्होंने वेरी फास्ट रेट लिखा तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया। डी क्या बोलता है बेटा, देखिए कैटाबॉलिज्म के बारे में बात बोल रहा है। लास्ट स्टेप इन द डिकम्पोजिशन अंडर फुल्ली एनारोबिक कंडीशन। नहीं बेटा लास्ट नहीं होता है ये, ठीक है ना, लास्ट नहीं होता है। तो हमें पता चला कि स्टेटमेंट नंबर ये ऑप्शन बी है हमारा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है बेटा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट का मतलब इनकरेक्ट बताना है। इसमें 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट होगा। इनकरेक्ट हमको आंसर मार्क करना है। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें सी के अंदर तो वो अपराइट नहीं बेटा, वो इन्वर्टेड होता है ना। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो मतलब ये हमारा आंसर हो सकता है। जो बायोमास का बेटा पिरामिड है वो कहां पर बेटा, सी के अंदर की बात कर रहे हैं, ओशियन के अंदर की बात कर रहे हैं। सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। अपराइट नहीं होता बेटा, वो इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। सही स्टेटमेंट है बिल्कुल, पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा। पिरामिड ऑफ नंबर्स इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट। नंबर की बात करिए, पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड में ज्यादा सही है, सही बिल्कुल बोल रहे हैं, अपराइट ही होता है नंबर वाला पिरामिड। एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड। ये सही स्टेटमेंट है, ये सही स्टेटमेंट है, जनरली इन्वर्टेड रहता है। छोटी मछली को खाती है बड़ी मछली, बायोमास कितना ज्यादा हो गया, बड़ी मछली को उससे भी बड़ी मछली खा जाती है, बायोमास और ज्यादा हो गया। ठीक है ना, तो बायोमास जो है बेटा कैसा, इन्वर्टेड हो जाता है, इन्वर्टेड हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मैच द ट्रॉफिक लेवल्स विद देयर करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल्स इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करिए तो ग्रास हमेशा क्या होगा बेटा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्रास आएगा। ग्रास को कौन खाएगा, रैबिट खाएगा ग्रास को। ग्रास को कौन खाएगा बेटा, रैबिट है, रैबिट खा जाएगा ग्रास को। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे आएगा। थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएगा बेटा, थर्ड पे आएगा क्रो। थर्ड पे क्रो आ जाएगा। फोर्थ पे आएगा वल्चर। ठीक है, लास्ट में आएगा वल्चर। वल्चर आएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे। तो आंसर देखते हैं बेटा, हमारा ए के साथ 2 आना चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यस ये है। तो हमारा कंफर्म हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन आगे भी मैच करते हैं बेटा हम। बी के साथ है 3, ये बी के साथ 3, ठीक है। सी के साथ है 4, सी के साथ 4 एंड डी के साथ क्या दे रखा है 1, डी के साथ 1। तो करेक्ट ऑप्शन बेटा ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा। करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है बेटा, देखिए इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सो एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। क्या एनर्जी कभी भी इंक्रीज होती है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे? या आपने मान लो पिरामिड बना लिया, ठीक है ना, आपने ट्रॉफिक लेवल बना लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो एनर्जी का जो पिरामिड बनाया है बेटा, आप देख रहे हो हर ट्रॉफिक लेवल पर एनर्जी घटती चली जा रही है। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो पता चल गया हमारा आंसर ए ही होगा। बट हम आगे के ऑप्शंस जो हैं, आगे के जो स्टेटमेंट्स हैं, हम वो भी रीड करेंगे। बी क्या बोल रहा है बेटा, देखिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। नंबर डिक्रीज होते चले जाते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक। ये बात सही है, सही स्टेटमेंट है। एनर्जी कंटेंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ये भी सही है। फर्स्ट से फोर्थ तक एनर्जी कम होती चली जा रही है, 10% लॉ अप्लाई होता है और बेटा एनर्जी का लॉस होता चला जाता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल तक। डी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, देखिए बायोमास डिक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, यस ये भी सही है। तो बेटा हमको इनकरेक्ट बताना था, हमको पता चल गया ऑप्शन नंबर ए इज द इनकरेक्ट। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, Which of the following ecological pyramids is generally inverted? इन्वर्टेड पिरामिड की बात करते हैं। आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था इन्वर्टेड पिरामिड कहाँ देखने के लिए मिलता है बेटा, ओशियन के अंदर बायोमास का पिरामिड अगर हो तो। इसमें देखते हैं क्या है, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड, ये इन्वर्टेड होता है नहीं बेटा, ये अपराइट है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ फॉरेस्ट, ये भी अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी, यस बेटा ये इन्वर्टेड होता है। अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन आया था, तो देखिए ये बायोमास इन सी इन्वर्टेड पिरामिड के बारे में ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये दोबारा आया बेटा, सेम चीज दोबारा पूछी गई है ना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन अ सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये रहा हमारा अगला सवाल। सो व्हाट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दे रखा है। प्राइमरी प्रोड्यूसर कितना दिया बेटा, 10 ग्राम।
10 ग्राम प्राइमरी प्रोड्यूसर है। प्राइमरी कंज्यूमर कितना है बेटा, प्रोड्यूसर को खाने वाला कंज्यूमर है, ये आ गया 60 ग्राम, इससे ज़्यादा ही है। फिर आ गया 120 ग्राम, इससे ज़्यादा हो गया है ना, ग्राम, बायोमास की बात हो रही है ना, ग्राम। सेकंड कंज्यूमर, किस तरह का पिरामिड बन गया बेटा, ये इन्वर्टेड पिरामिड है। अगर आप इसको देखो तो ये क्या बनाया है इसने, इन्वर्टेड पिरामिड ही तो बनाया है, एक उल्टा पिरामिड बन गया है, ये उल्टा पिरामिड बन गया है, इन्वर्टेड पिरामिड बन गया है। सो इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास है, बायोमास का ही तो पिरामिड है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ एनर्जी भी नहीं है, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स भी नहीं है, क्योंकि नंबर्स नहीं ग्राम्स दे रखा है। अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट नहीं है बेटा, ये इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन हुआ। अगर आप देखो इन्वर्टेड पिरामिड का फॉर्मेशन हुआ है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं बेटा डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम, ब्लू ग्रीन एल्गी होगा नहीं बेटा, ये बिल्कुल डीप सी में नहीं पाए जाते, कोरल रीफ्स नहीं, ग्रीन एल्गी नहीं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, यस, क्योंकि वहां सनलाइट भी नहीं पहुंच पाती ना, तो उस जगह पर सिर्फ कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं जो कि क्या काम कर पाएंगे बेटा, खुद का भोजन खुद बना पाएंगे, है ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, ये ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि वहां पर सनलाइट भी नहीं पहुंच पा रही, तब भी वो अपना भोजन खुद बना पा रहे हैं कीमोसिंथेसिस के थ्रू, है ना, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये रहा हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। The mass of living material at a trophic level at a particular time is called। living material की बात हो रही है, यानी फसल तैयार है, फसल को काटा नहीं गया है, फसल अभी भी तैयार है, खेत में लहरा रही है ना, खेत में खूब अच्छे से लहरा रही है, उसको काटा नहीं गया है, यानी क्रॉप अभी भी खड़ी है, तैयार है फसल, है ना। सो मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, है ना। अगर फसल को काट लिया, प्लांट्स को कट करके निकाल दिया, तो बेटा क्या वो लिविंग होगा, नहीं, हम लिविंग की बात कर रहे हैं। तो उस तरह के बेटा उस लेवल पर हम उस लिविंग मटेरियल को ट्रॉफिक लेवल पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे उसको स्टैंडिंग क्रॉप, उसको हम बोलेंगे स्टैंडिंग क्रॉप, ठीक है ना। इन्होंने बात करी है पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की, है ना, मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है ना। अब इन्होंने कुछ बायोमास की बात नहीं करी है, लिविंग मटेरियल की बात करी है, तो वो स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, ये रहा हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। मोस्ट एनिमल्स दैट लिव इन डीप ओशियनिक वाटर्स आर। डीप ओशियनिक वाटर्स में जो रह रहे हैं एनिमल्स ज्यादातर कैसे होंगे बेटा, ठीक है, डीप ओशियन है तो बिल्कुल तले में, बिल्कुल गहराई में, क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव करेगा, है ना, नहीं करेंगे। तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ भी होती तो सेटल डाउन होकर नीचे बैठेगा ही वो पार्ट, है ना। कोई प्लांट पार्ट है वो मर गया, सड़ गया, तो नीचे गिर गया पानी में, है ना, तह पर वही है। तो ज्यादातर कैसे एनिमल्स पाए जाएंगे, किस तरह के ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे वहां पर, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, जैसे डेट्रिटिवोर्ट्स, है ना। सो डीप ओशियनिक वाटर में कौन पाया जाएगा, डेट्रिटिवोर्ट्स, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं वो कहलाते हैं डेट्रिटिवोर्ट्स। तो डेट्रिटिवोर्ट्स हैं जो कि डीप ओशियनिक वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हमारा, ये रहा हमारा अगला सवाल, ये रहा हमारा अगला सवाल। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, प्रोड्यूसर लेवल पे 20 जूल एनर्जी ट्रैप की गई है, यानी प्लांट्स ने 20 जूल की एनर्जी ले ली है ना। देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड इन द फॉलोइंग चेन, है ना। मान लीजिए ये हमारा सन से जितनी भी एनर्जी गई है उसका कितना उसने एब्जॉर्ब किया बेटा, कितना ट्रैप किया है प्लांट ने ट्रैप किया है, इसका टोटल अगर आप देखो प्लांट के पास टोटल कितना बेटा एनर्जी पहुंचा है, 20 जूल, प्लांट के पास आ गया 20 जूल। अब प्लांट्स के बाद क्या दिखाया, माइस है ना, माइस के बाद है स्नेक के बाद क्या दिखाया बेटा, स्नेक के बाद है पीकॉक, है ना। 10% लॉ अप्लाई करते हैं, 20 जूल के बाद माइस के पास कितना आ गया, 2 जूल आएगा, माइस के बाद स्नेक के पास 0.2 जूल आएगा, और स्नेक के बाद पीकॉक के पास कितना पहुंचेगा, 0.02 जूल। अब इन्होंने किसकी एनर्जी पूछी बेटा, पीकॉक, अवेलेबल टू पीकॉक एज फूड, है ना। सो इफ 20 जूल, है ना, ऑफ एनर्जी इज ट्रैप्ड एट प्रोड्यूसर लेवल, देन हाउ मच एनर्जी विल बी अवेलेबल टू पीकॉक। पीकॉक को कितनी एनर्जी अवेलेबल है एज फूड
इन द फॉलोइंग फूड चेन। तो कितनी एनर्जी बेटा अवेलेबल है पीकॉक के लिए? पीकॉक ने कितनी एनर्जी ली? 0.02 जूल, है ना। स्नेक के पास 0.2 जूल थी, उसमें से पीकॉक के लिए अवेलेबल कितनी थी? 0.02 जूल। तो 0.02 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, 0.02 जूल इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए बेटा इसी तरह के सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोसिस्टम चैप्टर से, इसमें आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको पता चला है कि किन किन पॉइंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल चीजें नहीं है, सीधा आपको एनसीईआरटी की लाइन पढ़नी है और आंसर समझ में आ जाएगा। तो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है बेटा। फाइनली फिर भी बोलूंगा कि इस चैप्टर के लिए आपको एनसीईआरटी रीडिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन आपको कैलकुलेशन के मिले हैं, बट वो इतने टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आप अपना सही आंसर उसमें मार्क कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, फिर किसी और वीडियो में आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।